मैं रातों को जागता हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं अर्जुन, जब से अपने इस नए घर में आया हूँ तब से मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी है। घर में मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे आसपास किसी न किसी की मौजूदगी का एहसास मुझे हर रोज़ होता है। मेरे आसपास कोई ऐसा है जिसे शायद मेरी नींद रास नहीं आती। मैं सोता हूँ तो वो मेरी छाती पर आकर बैठता है और मेरा गला दबाता है। लाख कोशिशों के बाद भी उस दौरान मैं न तो हिल डुल पाता हूँ और न ही अपनी आंखें खोल पाता हूँ। दम घुटने की वजह से मेरी जान निकलने ही वाली होती है कि तभी मेरे गले से वो पकड़ हटती है और मैं अपनी आंखें खोल पाता हूँ। हवा खाने के लिए मैं खिड़की खोलता हूँ तो बाहर बहुत सारे लोग मुझे मेरी ही तरफ देखते नज़र आते हैं। उन सब के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, वो बस चुपचाप खड़े रहते हैं। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे बने होते हैं। उनका शरीर इस कदर सूखा मालूम पड़ता है मानो उनकी रगों में खून का एक भी कतरा न हो। मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे घर में आत्माओं का वास है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके मैं घर बदल लूँ। मगर ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस घर में मैं अपनी सारी कमाई लगा चुका था और इस घर का कोई ख़रीदार मिलना भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये घर बिल्कुल कब्रिस्तान के पीछे था। वैसे मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने एक पहचान के बाबा से मिलवाया। मेरी समस्या सुनने के बाद उन बाबा ने मुझे बड़ी गंभीरता से कहा कि जितना जल्दी हो सके मैं अपना घर बदल लूं। लेकिन जब मैंने बाबा को बताया कि घर बदलना मेरे लिए फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक मैं घर नहीं बदल पाता तब तक 3 हरी मिर्च और एक नींबू धागे में पिरोकर दरवाज़े पर लटका लूं। लेकिन इस दौरान बाबा ने मुझे एक ख़ास बात का ध्यान रखने के लिए बोला कि मैं घर में रहते हुए 3 बार कौन है न बोलूं, और अगर मैंने ऐसा किया तो बाबा का सुरक्षा कवच टूट जाएगा। खैर, मैंने आकर दरवाज़े पर 3 मिर्ची और एक नींबू धागे में पिरोकर लटका दिए और उसके बाद से मुझे घर में एक शांति का एहसास पहली बार हुआ। अब मुझे अच्छी नींद आती थी, लेकिन एक रात जब मैं अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा था, तब मेरी आंखें खुली मेरे फ़ोन की रिंग होने की आवाज़ से। मैंने आंखें थोड़ी सी ही खोलकर पास बजता फ़ोन बिना नंबर देखे उठाया। हेलो, कौन है? और मेरा इतना कहते ही फ़ोन कट हो गया। मैंने फ़ोन देखा तो मेरी रिसीव्ड कॉल्स में पिछले 6 घंटे से कोई कॉल रिसीव हुई ही नहीं थी। अभी अभी मेरे पास एक कॉल आई थी और मैंने उठाई भी थी, लेकिन रिसीव्ड कॉल्स में शो नहीं हो रही थी। मेरी नींद एक पल में उड़ चुकी थी और तभी मेरे घर के दरवाज़े पर एक ज़ोरदार दस्तक हुई और साथ ही में एक अननोन नंबर से फिर से मेरे पास एक कॉल आई। कॉल की तरफ ध्यान न देकर मैंने वक्त देखा। रात के 1 बज चुके थे। दरवाज़े पर हो रही लगातार दस्तक सुनकर और वक्त देखकर मेरे मुंह से एक ही बात निकली, इतनी रात गए कौन है जो दरवाज़ा पीट रहा है? इतना बोलकर मैं बिस्तर से उठा और जाकर दरवाज़ा खोला और बाहर नज़रें दौड़ाई, लेकिन बाहर तो कोई नहीं था। न दाएं न बाएं और न ही सामने कोई था। कुछ था तो रात कीड़ों और हवा की आवाज़। मैंने दरवाज़ा बंद किया और इस बात को ज़्यादा तवज्जो न देते हुए मैं फिर से सो गया। अगले दिन सुबह उठकर मैं तैयार होकर ऑफ़िस के लिए निकल गया। पूरे दिन ऑफ़िस पर काम करने के बाद मैं रात 8 बजे के आसपास घर पहुंचा। मेन दरवाज़े का ताला खोला और फिर दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ और मेरी नज़र सीधा मेरे किचन के गेट पर पड़ी, जो एक बार बंद और एक बार खुल रहा था, ऐसे जैसे उसे अंदर से कोई बार बार खोल और बंद कर रहा हो।
मैंने धीमे धीमे आगे बढ़कर पुकारा, कौन है वहाँ? कौन है किचन में? लेकिन दरवाज़ा लगातार वैसे ही खुलता और बंद होता रहा। मैंने किचन के सामने रखा फ्लावर वाश अपने हाथ में उठाया और किचन का दरवाज़ा पकड़ा, और पकड़ते ही दरवाज़े का हिलना बंद हो गया। मैंने धक्का देकर दरवाज़ा अंदर की तरफ पूरा खोल दिया, जिससे मुझे मालूम पड़ गया कि दरवाज़े के पीछे या किचन में कोई नहीं था। ऑफिस जाने से पहले मैं किचन की खिड़की बंद करना भूल गया था, और उसी में से आती हवा के कारण दरवाज़ा खुल बंद रहा था। मैंने फ्लावर वास को वापस उसकी जगह पर छोड़ा और खिड़की की तरफ बढ़ा, खिड़की बंद करने के लिए। और जैसे ही खिड़की तक पहुंचा तो मेरी नज़र खिड़की से बाहर गई, जहां मुझे कब्रिस्तान से लगकर खड़े कई सारे लोगों की चमकती आंखें दिखाई दी, जो बिना झपके मेरी तरफ देखे जा रही थी। इस सब में मैं पहले से ही बहुत परेशान था, इसीलिए मैंने सीधा उनसे पूछा, तुम लोग ज़िंदा हो या मुर्दा? तो मेरे इस सवाल के बदले उधर से एक ताली की आवाज़ आई। यकीनन कोई इंसान होता तो बोलकर भी मेरी इस बात का जवाब दे सकता था, और फिर आसपास के वातावरण और उनकी सफ़ेद चमकती आँखों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो इंसान नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैंने खिड़की से उनकी तरफ आवाज़ लगाई, अगर तुम मुर्दा हो तो एक ताली बजाकर जवाब दो, और इंसान हो तो दो ताली बजाओ। और जैसा मैंने सोचा था, जवाब में एक ही ताली बजी। उस एक ताली की आवाज़ ने मेरा गला सुखा दिया था। और फिर मैंने उनसे एक और सवाल पूछा कि क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? अगर हाँ तो दो ताली बजाओ, और अगर नहीं तो एक। जवाब में चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज पड़ी, और उस गड़गड़ाहट के साथ मेरे दिल की धड़कनों ने भी एक असीमित रफ्तार पकड़ ली। मैंने तुरंत खिड़की बंद की और किचन का दरवाज़ा बंद करके बाहर हॉल में आ गया। बाहर से आती एक एक आवाज़ अब मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ा रही थी, और जो नींबू मिर्ची मैंने दरवाजे पर लटकाए थे वो सड़ी हालत में घर के अंदर ही पड़े देख मुझे समझ आ चुका था कि बाबा ने जो न करने की मुझे हिदायत दी थी वो गलती मैं कर चुका था। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। मुझे न देखते हुए भी महसूस हो रहा था कि कब्रिस्तान की दीवार से लगकर खड़े वो मुर्दा लोग धीमे धीमे मेरे घर की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने अपने दोस्त अजय के पास फ़ोन लगाया और उसे अपनी सारी तकलीफ़ें बताकर जल्द से जल्द मेरे घर पहुंचने के लिए बोला। उसने बताया कि वो लगभग 1 घंटे में मेरे घर पहुंच जाएगा और मैं चिंता न करूं। मैं सोफ़े पर बैठकर अजय का इंतज़ार करने लगा। बाहर से कभी किसी के हंसने की तो कभी कई लोगों के रोने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन गनीमत ये थी कि शायद घर के अंदर उनमें से कोई नहीं आ सकता था। खैर, अजय से फ़ोन पर बात करने के 40 मिनट बाद मेरे घर के दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने सोचा अजय ही होगा, इसीलिए उठकर दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने अजय नहीं बल्कि सर पर काली हैट पहने मेरे लिए एक अनजान आदमी खड़ा था। मैंने हकलाते हुए उससे पूछा, जी कहिए। तो उस आदमी के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और फिर उसने मुझसे कहा, आपके घर की लाइट सीधा मेरे बेडरूम में गिरती है। अगर बुरा ना माने तो क्या आप लाइट्स बंद करेंगे? मैंने कहा, जी हाँ कर देता हूँ। और उस आदमी ने कहा, धन्यवाद, और वो चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और टेबल लैंप को छोड़कर घर की सारी लाइटें बंद कर दी, और बंद करके जैसे ही सोफ़े पर बैठा तो एक बात मेरे दिमाग में आई कि मेरे घर के आसपास सिर्फ कब्रिस्तान है, घर तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो फिर वो आदमी कौन था और क्यों आया था मेरे पास? मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी
ठीक मेरे पीछे वाली खिड़की पर किसी ने नॉक किया। पलटकर देखा तो खिड़की पर मुस्कुराता हुआ वही आदमी खड़ा था जो कुछ देर पहले दरवाजे पर आया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर चाकू से लगाए गए 2 बड़े बड़े कट थे, जिनसे खून की गांठ बाहर निकल रही थी। और बावजूद इसके वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था और अपनी जीभ मेरे शीशे की खिड़की पर फिरा रहा था। इतना भयानक चेहरा मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। और जब साथ के साथ दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हुई और उसी के साथ सर से लेकर पैर तक मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। खिड़की पर वो भयानक दिखने वाला आदमी लगातार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था और दरवाजे पर भी दस्तक लगातार हुए जा रही थी। मैं सोच ही रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मेरा फ़ोन रिंग हुआ। देखा तो फ़ोन अजय का ही था। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और सामने से अजय बोला, भाई मैं कब से दरवाज़ा पीट रहा हूँ, तू दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा? मैंने कहा, एक बार और दरवाज़ा खटखटा। और उसने खटखटाया, जिससे मुझे साफ हो गया कि दरवाज़े पर अजय ही खड़ा है। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। अजय अंदर आया और उसके अंदर आते ही मैंने झट से दरवाज़ा बंद किया और अजय से कहा, वो देख भाई, खिड़की पर एक मुर्दा। इससे आगे मैं अपनी बात नहीं बोल पाया क्योंकि खिड़की पर अब कोई नहीं था। मेरी हालत और मेरी बात सुनकर अजय ने मुझसे कहा, भाई तू काम के स्ट्रेस में बस ये ख्याली पुलाव पका रहा है, भूत वूत कुछ नहीं होता मेरे भाई। खैर, अजय के आने के बाद मुझे अच्छा फील हो रहा था। हमने कुछ देर बातें की और फिर सो गए। सोए हुए मुझे कुछ ही देर हुई थी कि मुझे लगा मेरी छाती पर कोई बैठा है और हल्के हाथों से उसने मेरा गला दबाया है। मैं आंखें खोलकर देखना चाहता था कि आखिर मेरी छाती पर कौन है, लेकिन मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था और मेरे गले पर वो हल्के हाथों की पकड़ कसती जा रही थी। धीरे धीरे मेरा दम घुटने लगा था और मेरी सांसें थमने ही वाली थी कि तभी मैं एक झटके से हाँफते हुए खड़ा हुआ और उठते ही मैंने देखा कि बिल्कुल सामने वाली दीवार के पास अजय खड़ा था, जो दीवार पर हाथ फिरा रहा था। मैं उससे पूछने ही वाला था कि वो कर क्या रहा है, लेकिन उससे पहले ही अजय ने ज़ोर से अपना सर दीवार में मारा और उसका सर इस तरह फटा कि खून की एक पिचकारी कमरे में काफ़ी दूर तक जाकर गिरी। ये सब क्यों और क्या हो रहा था, ये सब सोचने का मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने जैसे तैसे खुद को और फिर अजय को संभाला, घर से बाहर लाकर उसे गाड़ी में लेटाया और जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी मैं उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और उसे इमरजेंसी में भर्ती करवाया। करीबन 2-3 घंटे के बाद जब अजय होश में आया तो उसने इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया। वो कुछ बोल रहा था, लेकिन मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपना एक कान बिल्कुल अजय के मुंह के पास लगाया और सुना, उस घर में मत जाना, नहीं तो मारे जाओगे। और ये बात तो मुझे भी मालूम थी कि उस घर में मेरी मौत पक्की है, इसलिए मैं अजय के साथ उसके घर शिफ्ट हो गया। वैसे आप लोगों को अगर घर चाहिए तो काफ़ी सस्ते दाम पर मैं आपको दिला सकता हूँ। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।